टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है केवीएस वैकेंसी के बारे में। बहुत से बच्चों की बहुत क्वेरी है कि केवीएस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एक्चुअली बच्चों को सही जानकारी ना होने के कारण बच्चे अपनी तैयारी में लग नहीं पाते हैं और वो हमेशा डाउट्स में इधर उधर पूछते रहते हैं कि हम कहाँ एलिजिबल है, कहाँ नहीं है। क्योंकि कई बच्चों के परसेंटेज 50 से बिलो है और केवीएस वैकेंसी की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो 50% है। तो क्या ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो क्या हम केवीएस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है? तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारी इसकी क्राइटेरिया है केवीएस वैकेंसी की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके 12th में 50% है, अगर आपके 12th में 50% है तो आप पीआरटी के लिए सीधे सीधे एलिजिबल हो जाते हैं। पीआरटी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 12th में 50%, 12th में 50% प्लस में फर्स्ट लेवल का सीटेट। तो वो बच्चे जिनके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, वो सोचते हैं कि हम क्या कोई फॉर्म भर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और अगर आपके 12th में 50% है और आपने बीएड प्लस में सीटेट कर रखा है या फिर कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है शिक्षा में, जेबीटी, डाइट, डीएलएड कुछ भी आपने कर रखा है 2 वर्ष का, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीआरटी में आपको चाहिए 12th में 50% प्लस में सीटेट फर्स्ट लेवल, प्लस में आपका सीटेट होना चाहिए फर्स्ट लेवल और आपके पास बीएड की या फिर जेबीटी की कोई डिग्री होनी चाहिए शिक्षा में। ये हो गई आपकी पीआरटी लेवल के लिए। उसके बाद अगर आप बीए, बीकॉम या बीएससी हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है या फिर पीजीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके बीए, बीकॉम, बीएससी में यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% नहीं है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो टीजीटी के लिए आपको 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस में आपको सेकेंड लेवल का सीटेट चाहिए। सेकेंड लेवल का आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए और बीएड की डिग्री चाहिए। यहाँ पे डाइट वाइट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे आपको बीएड की डिग्री, 50% ग्रेजुएशन प्लस में सेकेंड लेवल का सीटेट हो तो आप सीधा सीधा टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है पीजीटी की बात। पीजीटी में बच्चों के डाउट्स होते हैं कि मैम हमने एमबीए कर रखा है और हम क्या इकोनॉमिक्स से भर सकते हैं कॉमर्स में, या फिर हम पीजीटी इकोनॉमिक्स भर सकते हैं, या फिर और हम किसी पीजीटी सब्जेक्ट के लिए हैं। तो उसके भी लिए हम जान लेते हैं। अगर आपने एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है और एमएससी कर रखा है विद 50%, इसमें भी है विद 50%। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50 नहीं है और अगर आपके मास्टर्स में 50 है तो भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बच्चों की क्वेरी होती है कि सीटेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इसमें सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पीजीटी के लिए चाहिए 50% मास्टर्स प्लस में आपके पास बीएड हो। अगर आपके पास बीएड नहीं है, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो एकेडमिक मार्क्स है वो आपके सारे फर्स्ट डिवीजन की होनी चाहिए। एकेडमिक मार्क्स से मतलब है कि आपके 12th, ग्रेजुएशन, प्लस में आपके मास्टर्स, जो भी आपने सब्जेक्ट से किया है, इन तीनों में आपके फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो ये आप सीधा सीधा आप अपने मतलब आप देख लीजिए अच्छे से कि आप कहाँ पे फिट हो पाते हैं। अगर आपके 12th में 50% है और प्लस में आपने फर्स्ट लेवल का सीटेट कर रखा है और कोई भी शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम और बीएससी में 50% ग्रेजुएशन में ले रखा है और प्लस में आपने सेकेंड लेवल का सीटेट किया हुआ है और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मास्टर्स के लिए आपके पास पीजीटी में
आप जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपने मास्टर्स कर रखा है विद 50% मार्क्स के साथ और प्लस में बीएड कर रखा है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिन बच्चों ने बीएड नहीं किया हुआ है उनके 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होने चाहिए 60% के साथ, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और आफ्टर सिलेक्शन, जब अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको टाइम दिया जाता है 3 इयर्स का, उसके बीच में आप बीएड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको 3 इयर्स का टाइम मिलता है और आप बीएड कर सकते हैं। तो आपको बीएड उसके बाद भी आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स कि आपके परसेंटेज रिक्वायरमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं अब टीजीटी वाले बच्चों के साथ क्या हो जाता है। टीजीटी वाले बच्चों के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस सब्जेक्ट से भर सकते हैं फॉर्म। तो बीएस की जो केबीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने ग्रेजुएशन में 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि आपने ग्रेजुएशन में 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हो। जैसे आप मान लीजिए बीए किए हुए हैं और आप हिंदी टीजीटी के लिए भर रहे हैं, हिंदी टीजीटी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आपके पास बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 3 साल आपके पास हिंदी होनी चाहिए, आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप एसएसटी से भरना चाहते हैं, आप टीजीटी एसएसटी से फिल करना चाहते हैं, तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में किसी भी साल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, सेकेंड ईयर में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा और थर्ड ईयर में आपने पॉलिटी पढ़ा, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके किसी एक ईयर में नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री के साथ यहाँ पे मान लीजिए पॉलिटी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ा, या फिर इकोनॉमिक्स के साथ यहाँ हिस्ट्री पढ़ लिया, या फिर पॉलिटी के साथ यहाँ आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, मतलब 3 साल आपके 2 सब्जेक्ट कॉमन होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने हिस्ट्री यहाँ पढ़ा है तो यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री प्लस में इकोनॉमिक्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके हिस्ट्री प्लस पॉलिटी है या हिस्ट्री प्लस आपके पास ज्योग्राफी है तो एलिजिबल है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपने इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री ले लिया या पॉलिटी ले लिया, मतलब 3 साल में आपके 2 सब्जेक्ट कॉमन होने चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो हो गई एसएसटी वाले बच्चों के साथ। और टीजीटी में बहुत क्वेरी होती है, क्या बीकॉम वाले बच्चे भर सकते हैं फॉर्म? तो ये आपको केवीएस का जो रूल है इसके हिसाब से बीकॉम वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम जो इकोनॉमिक्स हम जो टीजी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में बीकॉम वाले के पास इकोनॉमिक्स तो होती है लेकिन साथ में बीएसटी होती है, बिजनेस स्टडी होती है। फिर हमारे पास फाइनेंस होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, लेकिन हमारे पास इसके साथ इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी नहीं होती, तो इसलिए हमारा कॉम्बो नहीं बन पाता 3 साल में और हम टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो ये साफ साफ है कि बीकॉम वाले केबीएस टीजीटी में एलिजिबल नहीं होते। हाँ, DSSB के टीजीटी में एलिजिबल होते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी, तो उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगी। लेकिन ये केबीएस में जो है वो टीजीटी वाले बीकॉम वाले नहीं होते एलिजिबल, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद बीएससी वाले वो मैथ से, साइंस से एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास मैथ्स होती है
और उसके उनके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री होती है। तो बीएससी वाले टीजीटी में मैथ्स तो उनके पास 3 साल होनी चाहिए, ये कंपलसरी होता है। और उसके साथ 2 सब्जेक्ट में उनके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसमें से एक सब्जेक्ट 3 साल में से किसी साल होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम पीजीटी पे। पीजीटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। पीजीटी में इसलिए नहीं हो पाती है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी एमए करता है तो वो अपना कंसर्न सब्जेक्ट में करता है। एमए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिस सब्जेक्ट से भी आपने एमए किया है सीधा सीधा पीजीटी के लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। विद 50% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर्स होना चाहिए बस। इसमें एमकॉम वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि कॉमर्स जो है वो आफ्टर 10th पढ़ाई जाती है सेंट्रल में, 11th 12th को पढ़ाई जाती है। तो 11th 12th के लिए पीजीटी में कॉमर्स वाले एलिजिबल हैं। इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम, सेम कंडीशन है, 50% मार्क्स होने चाहिए पीजीटी में। अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मास्टर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसे ही आपका एमएससी हो जाएगा। जो बच्चे एमएससी से दे रहे हैं पीजीटी के लिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट में बच्चे दे रहे हैं उनके साथ भी सेम कंडीशन है। उसके बाद फ्रेंड्स लोगों में जो क्वेरी रहती है वो रहती है एज को लेकर, कि मैम मेरा 41 हो गया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? कि मैम मेरा 31 हो गया, क्या मैं पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ? तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए इसमें जैसे 3 पोस्ट होती है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। वैसे तो साफ है कि यहाँ पे 30 इयर्स है, 35 इयर्स है एंड 40 इयर्स है। उसके बाद अगर आप फीमेल्स हैं, अगर आप फीमेल्स हैं तो यहाँ पे आपको 10 साल का 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीमेल्स में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एससी एसटी और ओबीसी को ही मिलेगा। जनरल फीमेल्स, कोई भी फीमेल्स हो, उनको यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिर उसमें देखिए इसमें 3 कंडीशन आ जाती है। फर्स्ट आ जाती है एससी एसटी प्लस में ओबीसी। अगर आप एससी के फीमेल्स हैं तो आपकी 30 प्लस में 10 इयर्स रिलैक्सेशन वाला 40 हो जाता है, प्लस में एससी को 5 इयर्स का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, तो 45 इयर्स हो जाता है। उसके बाद सेम यही हो जाता है आपका इसमें भी, एसटी वालों के साथ भी यही चीज है। और ओबीसी वाले को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो कितना हो जाता है आपका 30 प्लस में 10 ईयर फीमेल्स को 40 और प्लस में 3 इयर्स, तो आपका हो जाता है 43। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए, आपका अदर स्टेट का नहीं चलेगा। आपका सेंट्रल का है, दिल्ली का है तो आपका चलेगा, आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का होना चाहिए, तभी ओबीसी वाले इसके फायदे उठा सकते हैं। ये आ गया आपका पीआरटी में। अब यहाँ पर आ गया टीजीटी में। तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, जो जनरल फीमेल्स भी हैं, वो 40 इयर्स तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकती है फीमेल्स। कोई भी फीमेल हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो जनरल है, चाहे वो एससी एसटी, कोई भी फीमेल्स है, सबको 10 साल का छूट है। और प्लस में उनकी जो अलग से रिलैक्सेशन है वो उसमें ऐड होता जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है टीजीटी। तो टीजीटी में भी सेम कंडीशन है, 10 साल का छूट है फीमेल्स को, 10 ईयर का।
तो यहाँ पे भी सेम है, पीआरटी में आपका हो जाता है, सॉरी टीजीटी में आपका हो जाता है 40 इयर्स फीमेल के लिए और 45 इयर्स फीमेल्स के लिए, एंड SC ST के लिए आपका हो जाता है, SC ST प्लस OBC के लिए आपका हो जाता है 35 प्लस 10 45 प्लस में 5 50 इयर्स। बहुत है टाइम, आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, टाइम की कोई कमी नहीं है। उसके बाद सेम यहाँ भी आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है 35 प्लस 5 45 और प्लस में 3 48 इयर्स। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 इयर्स नॉर्मल फीमेल्स के लिए, फीमेल है तो 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो 50 इयर्स। SC ST प्लस OBC, तो इसमें आपका SC में हो जाएगा आपका 50 इयर्स और प्लस में 5 इयर्स तो आपका हो जाएगा 55 इयर्स। यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे हो जाएगा 53 इयर्स। तो ये आपके एज को लेकर है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं और आपका 31 या 32 या 35 हो गया है तो भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी के लिए आपका 45 तक है जो नॉर्मल फीमेल्स है, और जेंट्स हैं अगर तो उनका 35 तक है। और उसके बाद SC ST OBC उसके लिए आपका ये एज लिमिट है। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स फिर आ जाता है एग्जाम पैटर्न की बात। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑफलाइन होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके और 150 मिनट्स मिलते हैं। आपके क्वेश्चन भी 150 और 150 मिनट्स भी मिलते हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। इसमें बच्चों की क्वेरी होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है इसमें बच्चों की क्वेरी होती है कि आपका जो ये 150 मार्क्स का पेपर आएगा उसका वेटेज जो लिया जाता है वो कैसे होता है। इसका पेपर 2 टाइप में होता है, जैसे 150 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम हुआ, रिटन, और इंटरव्यू होता है आपका 60 नंबर का। तो ये 150 में से आपको 85% कैलकुलेट किया जाता है, आपका वेटेज लिया जाता है 85%, जो भी आपके एग्जाम नंबर्स आते हैं उसके आधार पे। और इसका इंटरव्यू का आपका जो वेटेज लिया जाता है वो 50%। तो 85 प्लस 15 आपका हो जाता है 100%, और उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर मान लीजिए आपने 150 में से आपने 110 लिया तो उसके हिसाब से फिर आपका 85% निकालेंगे, और इसमें आपका 60 में से आपने मान लीजिए 40 लिया तो उसके हिसाब से इसका 50% निकालेंगे। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, 100% पे निकलती है। फिर बच्चों को रहता है कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 95 गई थी, 95 मार्क्स पे गए थे। तो इस बार आप अपना जो कट ऑफ मान के चलिए वो आप अपना मान के चलिए 105, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है और सारे बच्चे लग के इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये मान के चले कि पिछली बार अगर 95 गई है तो इस बार 105 से 110 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये मेरा छोटा सा आपका डिटेल में आपको मैंने बताने की कोशिश की। आई होप आपके सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, और कोई अगर डाउट्स अभी भी है तो आप वो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कमेंट, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो पुराने हैं वो और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे KVS वैकेंसी को लेके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।